मुख्य टॉपिक अपने भारत में उद्योग, इंडस्ट्रीज इन इंडिया, बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। यहां से आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग वस्त्र उद्योग के बारे में समझते हैं। वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। बहुत अच्छा दोस्तों, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र, दोस्तों सूती वस्त्र की जो पहली मिल यानी पहला कारखाना दोस्तों लगाया गया 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में, जो दोस्तों फेल हो गई, सफल नहीं हुई थी। तो याद रखेंगे, जो सूती वस्त्र की पहली मिल लगाई गई 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी, सफल नहीं हुई, ये फेल हो गई थी। उसके बाद दोस्तों 1854 में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना बंबई में लगाया गया था। यस, वो बंबई वाली ये सफल हो गई थी। तो किसके द्वारा लगाया गया था? ये कवास जी डाबर के द्वारा लगाया गया था। 1854 में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? बंबई में। तो ये इसको याद रखिएगा, यही वाला ज्यादा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा गया भी है। वस्त्र निर्यात में भारत का विश्व में जो दोस्तों है ये 6वां नंबर है, यानी वस्त्र निर्यात करने में जो विश्व के 6ठे नंबर में भारत का स्थान है। जीडीपी में लगभग 2% का योगदान वस्त्र देता है दोस्तों, ये वस्त्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री देती है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें, और यहाँ पर भी है सारी चीजें। और जबकि द्वितीय क्षेत्र 1900, जो पूरे द्वितीय क्षेत्र की बात की जा रही है, 1950 से 51 में ये जीडीपी का योगदान दोस्तों 13.41% था। तो कृषि के बाद अब दोस्तों ये जो वस्त्र उद्योग है, आप लोग जानते हैं एक तरह से ये भी कृषि से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसमें कृषि में देखें तो कृषि में दोस्तों कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार प्रदाता माना जाता है। आपसे तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, अगर पढ़े होंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र ऐसा ही है जो रोजगार प्रदान करने में भूमिका निभाता है, सबसे ज्यादा कृषि होता है। और कृषि के बाद ही, हालांकि यह कृषि में ही ये भी आ जाता है वस्त्र, उसके बाद वस्त्र, ध्यान दीजिएगा, कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। इसको याद रखे रहेंगे, सबसे ज्यादा रोजगार जो मिलता है वो कृषि से मिलता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और उसके बाद वस्त्र उद्योग ही सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला होता है दूसरा। मुंबई में दोस्तों भारत को, यहां पर एक पूछ लिया जाता है, ये मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर और कानपुर से रिलेटेड, कि मुंबई को दोस्तों भारत का कार्टनोपोलिस और मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाएगा भारत का कार्टनोपोलिस या फिर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। कोयम्बटूर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, यह कानपुर को कहा जाता है। ये सब दोस्तों पूछ लिए जाते हैं, पूछे भी गए हैं, जरा ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों हम चल रहे हैं जूट उद्योग पर। जूट इंडस्ट्रीज के बारे में क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा। जूट उद्योग के बारे में हम लोग दोस्तों समझते हैं, यहाँ कई सारा यहाँ भी चीज आपको जानने को मिलेगा। जूट को दोस्तों गोल्डन रेशा यानी गोल्डन फाइबर कहते हैं दोस्तों, तो याद रखे रहेंगे इसे। विश्व में सर्वाधिक जूट निर्मित उत्पादन दोस्तों भारत ही है, यानी भारत विश्व में सबसे ज्यादा जूट निर्मित यानी जूट से बनने वाले प्रोडक्ट को दोस्तों बनाता है भारत। और सेकंड सबसे बड़ा निर्यातक, यानी पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है ये भारत। वर्तमान में दोस्तों 97 पटसन मिलें हैं, पटसन मिलें जो सर्वाधिक वेस्ट बंगाल में है। भारत में प्रथम जूट कारखाना दोस्तों 1855 में रिसरा, जो कोलकाता में पड़ता है, रिसरा में लगाया गया था जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान बैरकपुर में है, जो वेस्ट बंगाल में है, याद रखे रहेंगे इसे। अगला दोस्तों अगर हम लोग देखें, चीनी उद्योग है। चीनी आप लोग जानते हैं एक तरह का भार हरास उद्योग है। लगाएंगे रुपया तो माल निकलेगा अठन्नी या चवन्नी निकलेगा, इसे भार हरास उद्योग कहते हैं, यानी उसका ज्यादातर माल बेकार चला जाता है। तो चीनी उद्योग दोस्तों, शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में समझें। भारत का प्रथम चीनी मिल बिहार के बेतिया में लगाया गया था 1840 में। उसके बाद दोस्तों आधुनिक, भारत का जो आधुनिक चीनी मिल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में 1903 में लगाया गया था, जो सफल हुई थी। और ये बेतिया वाली तो असफल हो गई थी, फेल हो गई थी। तो जब आपसे पूछे दोस्तों, यही इसी के बारे में ज्यादा पूछा जाता है कि भारत में प्रथम सफल आधुनिक चीनी मिल कब और कहां लगाई गई थी, तो आप बता देना 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में लगाई गई थी। तो यहां ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है यहां पर दोस्तों। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भारत पूरे विश्व में
सबसे बड़ा चीनी का उपभोक्ता है, यानी उपभोग करने के मामले में पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा चीनी का उपभोक्ता है, यस। और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्पादक के मामले में दूसरा है, लेकिन उपभोग के मामले में ये और दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, उपभोक्ता के मामले में तो सबसे बड़ा है, लेकिन वो उत्पादन करने के मामले में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है यहां पर, और तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इन चीजों को याद रखे रहिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। इनके यहां पर कर दिया गया है कि उत्पादन के मामले में सबसे पहला ब्राजील का स्थान आता है, दूसरा भारत का स्थान आता है, तीसरा दोस्तों कई कई स्रोतों में दोस्तों यहां पर विवादित है, ये चीन को दोस्तों कई सारे स्रोतों में चौथा माना है और कई सारे स्रोतों में तीसरा माना है। तो यही पूछा जाता है। तो पहला दूसरा तो क्लियर है, पहला ब्राजील है, दूसरा भारत है, तीसरा दोस्तों कई स्रोतों में थाईलैंड को मान लिया है और चौथा चीन को माना है, और कई सारे स्रोतों में चीन को तीसरा मान लिया गया है। तो ये आपसे बता दे रहे हैं, अगर आएगा तो आप। और दोस्तों इस फैक्ट को जरा ध्यान से देखिए, वस्त्र उद्योग के बाद यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बाद ये जो चीनी उद्योग है दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, यस। दोस्तों हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज के बारे में, बहुत अच्छा एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज के बारे में समझते हैं हम लोग, बहुत अच्छा। यहां पर दोस्तों दिया गया है कि प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र 1937 के वेस्ट बंगाल के जेके नगर में लगाया गया था, यस। और एल्युमिनियम का सर्वप्रथम उत्पादन किसने किया था? एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सबसे पहले एल्युमिनियम का उत्पादन किया था। कोर सेक्टर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, आखिर कोर सेक्टर क्या होता है, यहां से भी प्रश्न कई सारे बनते हैं। कोर सेक्टर में आपको जानना बहुत जरूरी है, यहां पर बहुत सारी चीजें आपको यहां जानने को मिलेगी। तो समझते हैं हम लोग आखिर ये कोर उद्योग होता क्या है। आप लोग बहुत सारी जगह पे नाम सुने होंगे, कोर सेक्टर। कोर सेक्टर क्या होते हैं दोस्तों? कोर मतलब आप समझ गए होंगे, कोर यानी आधारभूत उद्योग जो अर्थव्यवस्था के विकास के में दोस्तों अग्रणी भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम लोग कोर उद्योग कहते हैं। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाने वाले उद्योगों में सबसे पहला दोस्तों स्थान होता है रिफाइनरी का। मैंने यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, रिफाइनरी। फिर आता है विद्युत का स्थान आता है, इसके बाद इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। यही 8 उद्योग हैं जिनको कोर उद्योग कहा जाता है। और इनको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया है कि अर्थव्यवस्था में किसका कितना योगदान है, उसके आधार पर यहां पर हमने लिख दिया है। तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे, ये चीज याद कर लीजिएगा, कभी आपसे पूछ लेता है इसको उद्योगों का नाम देकर इनके भारांश के बारे में पूछ लेगा। अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं ये विद्युत सेक्टर के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। विद्युत सेक्टर उन्हीं कोर उद्योगों में से एक है। विद्युत सेक्टर यानी इलेक्ट्रिक सेक्टर के बारे में सर्वप्रथम बिजली आपूर्ति 1897 में दार्जिलिंग में दोस्तों कराई गई थी, यस। दार्जिलिंग में आप लोग समझ रहे होंगे। और 1947 में जो बिजली का उत्पादन था यानी आजादी के समय कुल 1400 मेगावाट का बिजली उत्पादन था। लेकिन दोस्तों आज जनवरी 2025 में डाटा के अनुसार ये 4.66 लाख मेगावाट यानी 466 गीगावाट उत्पादन हो गया है। तो पहले दोस्तों आजादी के समय इतना उत्पादन होता था 1400 मेगावाट, आज दोस्तों कितना हो गया है? लगभग 4.5 लाख मेगावाट, यस। इतना याद रखेंगे। तापीय ऊर्जा दोस्तों, बिजली उत्पादन में सबसे ज्यादा किसकी भूमिका होती है? तापीय ऊर्जा यानी थर्मल पावर कह सकते हैं हम लोग, जो कोयला वगैरह से दहन करा के उत्पादन किया जाता है, जिसकी 52% हिस्सेदारी है। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा की है, फिर हाइड्रो पावर की है यानी जो बांध वगैरह बना के किया जाता है, फिर नाभिकीय ऊर्जा का है, यस। ये आप लोग ये कोटेशन याद रखे रहेंगे, ये वाला जो ऑर्डर है। और कोयला को दोस्तों क्या कहा जाता है? उद्योगों की जननी कहा जाता है। दोस्तों उद्योग वहीं पर ज्यादा फले फूले विकसित हुए जहां पर खूब ज्यादा कोयला फूंका गया। पहले इंग्लैंड वालों ने खूब कोयला फूंक कर अपने आप को आधुनिक बन गए, इंडस्ट्रियल। फिर उसके बाद अमेरिका ने फूका, अब चाइना फूक रहा है। अगला उम्मीद है कि अगला भारत में कोयला फूकेगा तो भारत भी एक तरह का विश्व में अपना छाप छोड़ेगा। हाइड्रो पावर को दोस्तों यहां पर आप लोग देख लिए, कोयला को उद्योगों की जननी कहा जाता है। हाइड्रो पावर यानी पानी से जो बिजली उत्पादन किया जाता है उसे श्वेत कोयला कहते हैं, यस। और दोस्तों यहां पर अगर हम लोग देखें तो बिजली उत्पादन में चीन का सबसे ज्यादा दोस्तों यहां पर है। बिजली उत्पादन में सबसे पहला स्थान विश्व में चीन का है, फिर यूएसए का है, भारत का, फिर रूस का, यस। इलेक्ट्रिक उत्पादन में है दोस्तों, ये ऑर्डर याद रखे रहेंगे। अगला दोस्तों अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के बारे में,
इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के बारे में है दोस्तों। इसका उद्भव कब हुआ? 1948 में हुआ, आजादी के बाद इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के स्थापना से। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री से जो स्थापना हुई दोस्तों बेंगलुरु में, उसके बाद दोस्तों यह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में एक भारत का पहला बड़ा कदम था। इसकी 6 यूनिट लगाई गई दोस्तों बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में, उत्तर प्रदेश के नैनी, रायबरेली, मणिकपुर में लगाया गया, और केरल के पलक्कड़ में, और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 6 यूनिट लगाया गया है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के। और दोस्तों समस्त निर्यात, इस फैक्ट को देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत जो कुछ भी निर्यात करता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का कितना बड़ा योगदान है, ये कह रहे हैं दोस्तों। 2023-24 के डाटा के अनुसार जो निर्यात में दोस्तों, कुल निर्यात में 6.3% केवल इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का दोस्तों भागीदारी था। अगर दोस्तों मोस्ट अपडेटेड आंकड़ा 2024-25 के हिसाब से देखें तो बढ़कर दोस्तों कितना हो गया? 8.82% योगदान केवल इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का रहा है दोस्तों। ये आया था दोस्तों अभी आरओ का पेपर आप लोग दिए होंगे, तो उसमें लिखा था सबसे ज्यादा भारत किन चीजों का निर्यात करता है, तो ऑटोमोबाइल्स उसमें था, आप देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान बनाए जाते हैं दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाकर निर्यात किए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा योगदान उसमें तमिलनाडु का, फिर कर्नाटक का, उत्तर प्रदेश, यहां पर उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तीसरा याद रखे रहिएगा, और फिर महाराष्ट्र, गुजरात निर्यात के मामले में है ये। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग यानी आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में दोस्तों। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित है, क्या है दोस्तों यहां पर? आधुनिक आईटी का सूत्रपात, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में। बहुत अच्छा, आईटी सेक्टर के बारे में देखते हैं, आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में। आधुनिक आईटी का सूत्रपात दोस्तों प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्थर सी क्लार्क के द्वारा दोस्तों किया गया था। इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क विश्व में सेकंड है, चीन प्रथम स्थान पर है। भारत इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क के मामले में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर चाइना। ये फैक्ट दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। भारत में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक का जो विकास हुआ 1984 में हुआ। आप लोग जानते हैं राजीव गांधी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अग्रणी माना जाता था, क्योंकि वो जब आए तो सबसे ज्यादा जोर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह पर बहुत ज्यादा उन्होंने जोर दिया था। आगे दोस्तों है ऑटोमोबाइल्स उद्योग। ऑटोमोबाइल्स उद्योग के बारे में है दोस्तों, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के बारे में क्या है, जिसको उपमा दिया जाता है, ऑटोमोबाइल्स उद्योग को उपमा दिया जाता है सनराइज क्षेत्र। तो आपसे पूछ लेगा सनराइज क्षेत्र किससे संबंधित है, तो ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है। सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कहां होता है ऑटोमोबाइल्स का? महाराष्ट्र में होता है। जीडीपी में योगदान कितना है ये ऑटोमोबाइल्स का? 7.1% है। विश्व में प्रथम स्थान पर है दोस्तों जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर गाड़ियां जो उत्पादन की जाती हैं, बनाई जाती हैं, सबसे ज्यादा भारत में। स्वाभाविक सी बात है कि भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है तो टू व्हीलर हर आदमी को चाहिए, और कमाने खाने के लिए भी थ्री व्हीलर चाहिए, ऐसे आप सोच लीजिएगा तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि भाई टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के मामले में भारत इतना विश्व में प्रथम स्थान क्यों है। और कार उत्पादन के मामले में दोस्तों विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चाइना पहला, जापान दूसरा है। आगे दोस्तों हम लोग अगर कागज यानी पेपर इंडस्ट्रीज के बारे में देखें तो क्या दिया है दोस्तों? कागज उद्योग यानी पेपर इंडस्ट्रीज के बारे में आप लोग जानते हैं कागज उद्योग का विकास चाइना में हुआ था 300 BC में, और भारत ने प्रथम आधुनिक कारखाना सिरसा मऊ और श्रीरामपुर नहीं श्रीरामपुर है, और जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो भारत में प्रथम आधुनिक कारखाना कागज उद्योग का आधुनिक कारखाना जो लगाया गया था भारत में सबसे पहले, वो 1832 में लगाया गया था। कहां? पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में लगाया गया था। 1867 में कोलकाता बालीगंज में दोस्तों फिर लगाया गया, जो कि एकदम सफल रूप से यहां पर लगी। और सबसे ज्यादा कागज उत्पादन करने में दोस्तों यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ये टॉप 3 कागज उत्पादन के मामले में है ये। और
आगे अगर हम लोग देखें सर्वाधिक उद्योग दोस्तों कागज उद्योग के कहाँ लगे हैं, ये महाराष्ट्र में लगे हुए हैं। और एक चीज यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, नेपानगर मध्य प्रदेश में जो कि है वो न्यूज़पेपर के लिए दोस्तों बहुत प्रसिद्ध कारखाना है। और होशंगाबाद महाराष्ट्र में जो दोस्तों ये पेपर का कारखाना है, यह नोट जिससे नोट बनती है, मुद्रा आपकी करेंसी, वो नोट की कागज बनाने का काम करता है, होशंगाबाद में जो लगी है इंडस्ट्रीज। यस। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ पर कोयला सेक्टर के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ न कुछ आपको जरूर पूछा जाता है कोयला सेक्टर के बारे में। तो कोयला आधारित ऊर्जा जो होती है पूरे विश्व में अगर बात करें तो कोयला, आप लोग जानते हैं कोयला क्या होता है, उसी से एक तरह का थर्मल पावर में दोस्तों उसका उपयोग किया जाता है। पूरे विश्व में जो एनर्जी प्राप्त की जाती है 41% कोयला से ही किया जाता है पूरे विश्व में। और भारत में अगर बात करें तो भारत में भी मैंने बात किया था कि 45.9 यानी लगभग 46% जो एनर्जी प्राप्त की जाती है वो कोयला से किया जाता है भारत में। तो याद रखे रहेंगे। और कोयले के दोस्तों 4 वैरायटी मुख्य रूप से हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। आप लोग जानते हैं एंथ्रेसाइट दोस्तों, इसमें कार्बन की मात्रा जितनी होगी कोयला में, वो कोयला उतना ही अच्छे क्वालिटी का होगा। एंथ्रेसाइट में 90 से 95% होता है। और दोस्तों यहाँ पर बिटुमिनस में 55 से 80% कार्बन होता है। और लिग्नाइट में 40 से 55% और पीट में 40% से कम। तो ये जो कोयले की वैरायटीज हैं इनको याद रखे रहेंगे। कैसे याद रखे रहेंगे, सबसे अच्छी वैरायटी कौन है, एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। इसको कैसे याद रखेंगे, असेंडिंग सब तो ऐसे ही ऑर्डर में है ना, ए पहले आता है, ए आप रख दिए एंथ्रेसाइट, फिर दोस्तों ए के बाद दोस्तों बी आता है, आप लोग जानते हैं, फिर बी हो जाएगा, फिर बी के बाद और आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको एल मिलेगा, फिर एल से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पी मिलेगा। तो इसी ऑर्डर में है, जब भी आपके सामने आए तो आप समझ लीजिए कि कौन पहले आता है, वो अच्छे को वैरायटी का है। यस। आगे दोस्तों यहां पर देखें, औद्योगिक क्रांति का आधार माना जाता है कोयला को। अभी मैंने बताया था औद्योगिक क्रांति का आधार कोयला है, जिसने ज्यादा कोयला फूका उसके यहां उतनी तेजी से औद्योगिक क्रांति आई। और दोस्तों यहां पर एक चीज और फैक्ट है, मुख्यतः कार्बोनिफेरस युग की परतदार चट्टानों में दोस्तों कोयला मुख्य रूप से प्राप्त होता है। और यहां पर आप लोग देख लिए कार्बोनिफेरस युग के परतदार चट्टानों में से। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें, ये क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल के बारे में दोस्तों क्या लिखा है यहाँ, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। कच्चा तेल क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर होते हैं दोस्तों एक तरह का। पेट्रोलियम, आप लोग जानते हैं पेट्रोलियम में क्या होता है, यह चट्टानी तेल होता है, चट्टानों में दोस्तों एक तरह से पाई जाती है, टर्सरी युग की अवसादी शैलों में। एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे क्या है, पेट्रोलियम में क्या क्या आ जाते हैं, डीजल, पेट्रोल, ईथर, गैसोलीन, केरोसिन, मोम इत्यादि, ये सब पेट्रोलियम में आते हैं। तो भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, असम के डिगबोई में है। 1867 में असम माकून पहला तेल कुआं खोदा गया, असम के माकूम में पहला तेल कुआं खोदा गया था। राजस्थान तेल कच्चा तेल उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर, फिर असम है तीसरे स्थान पर कच्चा तेल के उत्पादन के मामले में, ये मैंने बताया। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ देखें, कच्चे खनिज तेल का उत्पादन भारत में दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, कच्चे तेल का खनिज उत्पादन भारत में दोस्तों यहाँ पर क्या है, कहाँ कहाँ से होता है। भारत में कच्चे तेल का जो उत्पादन होता है ब्रह्मपुत्र घाटी से होता है, गुजरात के तटीय एरिया से होता है, पश्चिमी तट से होता है और पूर्वी तट से होता है। तो पश्चिमी तट से सबसे ज्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, लगभग 46% जो कच्चे तेल की प्राप्ति होती है वो पश्चिमी तट से ही होती है। ये फैक्ट याद रखे रहेंगे। और कच्चे तेल के उत्पादन वैश्विक स्तर पर देखें तो यूएसए पहले स्थान पर है, सऊदी अरब दूसरे स्थान पर, रूस तीसरे स्थान पर है। अब दोस्तों ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग प्राकृतिक गैस देखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कच्चा तेल के बारे में देखा, तो उसी का एक तरीके से कह सकते हैं भाई है ये प्राकृतिक गैस। खनिज तेलों के साथ ही दोस्तों ये पाया जाता है। खोज और उत्पादन का कार्य इसका कौन कर सकता है दोस्तों, ओएनजीसी इसका खोज करता है, और उत्पादन दोस्तों इसका ऑयल इंडिया लिमिटेड करता है। वितरण का काम कौन करता है दोस्तों, गेल करता है, आप लोग जानते हैं गेल के बारे में। और इसका भंडारण का काम कौन करता है, तो सॉरी भंडारण के मामले में देखें तो सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ है प्राकृतिक गैस का, असम में है, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश में। अब दोस्तों हम लोग ऑयल रिफाइनरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, तेल परिष्करण के बारे में। तो ऑयल रिफाइनरी वर्तमान में कुल 23 ऑयल रिफाइनरी कारखाने भारत में हैं।
अगला दोस्तों अगर हम लोग लोहा इंडस्ट्रीज के बारे में देखें, आयरन एंड स्टील उद्योग के बारे में बहुत अच्छा। पहला दोस्तों जो असफल प्रयास किया गया, ये लोहा की इंडस्ट्रीज लगाने का 1830 में पोर्टोनोवा में, पोर्टोनोवा कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में है। तो 1830 में पोर्टोनोवा में सबसे पहले ये इंडस्ट्रीज लगाई गई थी स्टील और आयरन की दोस्तों, लेकिन दोस्तों यह फेल हो गया था। तो पहली बार लोहे का उत्पादन दोस्तों ये बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने 1870 में किया था। तो किसने किया था, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी। स्टील प्रोडक्शन दोस्तों विश्व में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चाइना, दूसरे जापान, और विश्व में दूसरे स्थान पर भारत है ना स्टील के उत्पादन में, और पहले स्थान पर चाइना, तीसरे पर जापान और चौथे पर यूएसए है। उपभोक्ता दोस्तों के कौन ज्यादा उपभोग स्टील वगैरह करता है, तो विश्व में भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टील का उपभोक्ता है। स्पंज आयरन आप लोग पढ़े होंगे, स्पंज आयरन के बारे में 2003 से ही स्पंज आयरन के रूप में भारत टॉप पर है। सेल, यहां दोस्तों सेल के बारे में, सेल की स्थापना स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1973 में हुआ था। यस। अब हम दोस्तों उर्वरक उद्योग के बारे में देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उर्वरक उद्योगों के बारे में। यहां पर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के बारे में देश से जुड़ा हुआ। तो 1906 में दोस्तों, 1906 में देश का पहला सुपर फास्फेट संयंत्र, तो देश का पहला 1906 में सुपर फास्फेट संयंत्र लगाया गया। कहां, तमिलनाडु के रानीपेट में। अजीब सा नाम है, रानीपेट, तमिलनाडु में। तो एशिया का सबसे बड़ा, आप लोग जानते हैं 1991 में बिहार के सिंदरी में दोस्तों जो इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी, वो एशिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज थी। वो सरकारी एशिया की सबसे बड़ी सरकारी इंडस्ट्रीज थी, 1951 में लगी थी बिहार के सिंदरी में। उपभोक्ता के मामले में देखें दोस्तों, तो चीन सबसे ज्यादा उर्वरक का उपभोक्ता है, फिर भारत है, उसके बाद ब्राजील का स्थान आता है। इफ्को के बारे में दोस्तों आप लोग खूब नाम सुने होंगे दोस्तों। इफ्को की स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी। विश्व के सबसे बड़ी सहकारी संस्था, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन से दोस्तों है ये। तो इफ्को दोस्तों आप लोग खूब पढ़े होंगे इसके बारे में। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसकी अदर जो यूनिट लगाई गई है दोस्तों, ये कलोल और कांदला गुजरात में है, और दोस्तों इलाहाबाद के फूलपुर और बरेली के आंवला उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। पारादीप ओडिशा में लगा हुआ है। यस। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में, कुछ यहां पर देख लेते हैं। इसका आविष्कार 1824 में इंग्लैंड में हुआ था सीमेंट का। भारत का प्रथम कारखाना 1904 में चेन्नई में लगाया गया था सीमेंट का कारखाना। सर्वाधिक कारखाने कहां हैं इस समय सीमेंट के, ये आंध्र प्रदेश में, लेकिन उत्पादन के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। चीन सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन चीन करता है, और दूसरे नंबर पर भारत है। यस। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें केंद्रीय बजट में दोस्तों इस साल जो मुख्य रूप से यहां पर परिवर्तित किया गया, इसके बारे में समझ लेते हैं, आपके काम की चीज है ये। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में एमएसएमई से रिलेटेड जो बदलाव किया गया है, आप लोग जानते थे एमएसएमई में क्या होता है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, यही आते हैं एमएसएमई में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। तो यहां पर दोस्तों इसमें क्या होता था कि निवेश के मामले में पहले क्या था, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में निवेश पहले करने होता था। तो ये क्या होता था दोस्तों, वर्तमान में क्या था, अभी संशोधित क्या है। तो वर्तमान में दोस्तों अभी तक जो चल रहा था वो निवेश आप जो है 1 करोड़, सूक्ष्म उद्योगों में 1 करोड़, लघु में 10 करोड़ और मध्यम में 50 करोड़ तक किया जाता था। लेकिन दोस्तों इसको संशोधित करके कितना कर दिया गया, 2.5 से आप गुणा कर दिए 2.5। तो वही आप समझ लीजिए, 1 में 2.5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2.5 करोड़, 10 में 2.5 का 25, 50 में 2.5 125। तो दोस्तों यहाँ पर यही 2.5 गुना ज्यादा बढ़ाकर कर दिया गया निवेश के मामले में। टर्नओवर यानी इनका कुल कारोबार के मामले में कितना है, पहले 5 करोड़ का था, तो इसमें 2 गुना कर दिया गया है, 2 गुना। तो 5 का 10 कर दिया गया, 50 का 100, 250 का 500। तो यस वर्तमान ये है, लेकिन संशोधित जो कितना किया गया है, इतना कर दिया गया है। तो आप लोग यहां समझ गए होंगे, अब निवेश के मामले में 2.5 गुना और टर्नओवर के मामले में 2 गुना।
अब दोस्तों यहां पर कुछ हम महत्वपूर्ण अंत में देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और उसका स्थापना वर्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है आपके कहीं न कहीं आपसे भेटा जाएगा, फैक्ट के रूप में, कथन कारण के रूप में, कथन के रूप में आपसे पूछ लिया जाएगा। कुटीर उद्योग बोर्ड, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में, केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना 1948 में, इसको याद रखे रहिएगा। कुटीर उद्योग बोर्ड और केंद्रीय शुल्क बोर्ड दोनों की स्थापना 1948 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में हुआ था। यस। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में न लीजिएगा, आपसे कहीं न कहीं भेंट हो जाएगी इसका, आप इतना क्लियर रखिए। तो खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1956 में। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954 में इसका हुआ था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम लोग सिडबी कह देते हैं, तो इसकी स्थापना 1990 में, और जिला उद्योग केंद्र की स्थापना 1978 में। तो दोस्तों ये हुआ, तो दोस्तों हो गया हमारा यहाँ पर हमारा ये इंडस्ट्री से संबंधित जो मुख्य टॉपिक थे, जो हमने करंट से जोड़कर भी पूरा कोशिश किया बताने का कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कैसे बने हैं, आपके जो ट्रेडिशनल प्रश्न कैसे आ सकते हैं, और करंट बेस पूछेगा तो वो भी मैंने काम भर का बता दिया है। बाकी हम लोग दोस्तों इसका जो प्रैक्टिस सेट अभी यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो वहां पर बहुत सारी चीजें हम लोग का वहां पर और क्लियर हो जाएगी। जो मुख्य टॉपिक है दोस्तों, जो कोर चीजें थी, वो हमने आपके सामने रखा। तो हम लोग चले मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब दोस्तों हम लोग सोच रहे हैं कि अब परीक्षा हम लोगों का धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। कुछ 2-3 टॉपिक और है अभी, जैसे दोस्तों हम लोग कुछ जो वर्तमान आंकड़े हैं, जैसे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, ये सब जो टॉपिक होते हैं, ये सबको क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। इसके बाद दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो एग्जाम तक हम लोग प्रैक्टिस सेट विभिन्न संस्थाओं का हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।